नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे पर बिग पिक्चर। 15 जुलाई 2026 से ब्रिटेन का बाजार भारतीय उत्पादों के लिए लगभग पूरी तरह से खुलने जा रहा है। लेकिन क्या यह भारतीय किसानों और एक्सपोर्टर्स के लिए सुनहरा अवसर है या फिर आने वाले वर्षों में नई प्रतिस्पर्धा और नई चुनौतियों का दरवाजा? दोस्तों जरा सोचिए, पंजाब के एक छोटे बासमती किसान को यदि कोई कहे कि अब तुम्हारा चावल बिना किसी ड्यूटी के सीधे लंदन की दुकानों तक पहुंचेगा, तो वो खुश होगा, उम्मीद से भर जाएगा। लेकिन उसी वक्त सूरत के एक डायमंड आर्टिसान को, तिरुपुर के एक टेक्सटाइल वर्कर को, केरला के एक स्पाइस एक्सपोर्टर को यह भी पता होना चाहिए कि दुनिया का सबसे पुराना, सबसे डिमांडिंग बाजार खुलना सिर्फ मौका नहीं लाता, वो साथ में एक परीक्षा भी लाता है। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने इस समझौते को पीपल सेंट्रिक कहा है। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में लिखा कि यह किसानों, मछुआरों, कारीगरों और छोटे व्यापारियों को ग्लोबली प्रगति दिलाएगा। यह एक तरफ की बात है दोस्तों, और यह सच भी है। लेकिन इतिहास हमें यह भी सिखाता है कि कोई भी ट्रेड एग्रीमेंट सिर्फ अपने आप में सफलता की गारंटी नहीं होता। दरवाजा खुलना एक बात है और उस दरवाजे से होकर गुजरने की तैयारी होना बिल्कुल दूसरी बात है। आज कमोडिटी टुडे पर हम इस समझौते को पूरी गहराई से समझेंगे, सिर्फ सरकारी दावों से नहीं बल्कि एक संतुलित एनालिटिकल नजरिए से। हम देखेंगे कि क्या यह वाकई किसानों की आय बढ़ाएगा, क्या भारत का राइस इंडस्ट्री इसका पूरा फायदा उठा पाएगा, और सबसे जरूरी, क्या भारत सिर्फ ज्यादा माल बेचने वाला देश बना रहेगा या फिर वैल्यू एडिशन करने वाला देश भी बनेगा। सबसे पहले समझते हैं कि क्यों महत्वपूर्ण है यह समझौता। दोस्तों पहले बुनियादी बात समझिए, भारत और यूके के बीच व्यापारिक रिश्ता कोई नया रिश्ता नहीं है, यह सदियों पुराना है। लेकिन हाल के सालों में इसकी रफ्तार धीमी रही। यह एफटीए, जिसे ऑफिशियली सेटा यानी कि सीईटीए यानी कि कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं, जुलाई 2025 में चेकर्स में प्राइम मिनिस्टर मोदी और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर की मौजूदगी में साइन हुआ। दोनों देशों ने मिलकर टारगेट रखा कि बाइलेटरल ट्रेड वॉल्यूम जो अभी $56 बिलियन है, उसे 2030 तक $100 बिलियन से ऊपर ले जाया जाए। अब 15 जुलाई 2026 से यह समझौता पूरी तरह से लागू हो रहा है और इसके तहत गुड्स एंड सर्विसेज में प्रोसीजरल सिंप्लीकेशंस भी जुड़े हैं, जो एग्रीकल्चर, मैरीन, टेक्सटाइल्स, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, केमिकल्स, प्लास्टिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर और एमएसएमईज के लिए मार्केट एक्सेस को बढ़ाएंगे। 99% टैरिफ लाइंस पर ड्यूटी खत्म होने का मतलब क्या है, यह समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों जब कोई भारतीय उत्पाद यूके जाता है तो आज भी उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। यह ड्यूटी प्रोडक्ट के हिसाब से अलग अलग होती है, कभी 5% तो कभी 10% और कभी इससे भी कहीं ज्यादा। यह ड्यूटी उस उत्पाद को महंगा बना देती है और कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले उसकी पोजीशन कमजोर कर देती है। जब यह ड्यूटी खत्म होगी तो थ्योरेटिकली भारतीय प्रोडक्ट्स यूके के बाजार में अपने कॉम्पिटिटर्स बांग्लादेश, वियतनाम, चाइना के बराबर खेल का मैदान पा सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा है, थ्योरेटिकली, क्योंकि सिर्फ ड्यूटी हटने से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिलता। यह सिर्फ एक बैरियर को हटाता है और आगे बढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए, क्वालिटी, ब्रांडिंग, स्केल और कंसिस्टेंसी, यह सब भी चाहिए। भारतीय कृषि के लिए क्या अवसर है, तो दोस्तों अब इस हिस्से को देखिए जो सबसे डायरेक्टली हमारे किसानों को छूता है। सीटा यानी कि सीईटीए के तहत हल्दी, काली मिर्च, इलायची और प्रोसेस्ड गुड्स जैसे रेडी टू ईट फूड, मैंगो पल्प, पिकल्स और पल्सेस को यूके में ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा। 95% से भी ज़्यादा एग्रीकल्चरल और प्रोसेस्ड फूड टैरिफ लाइंस पर 0 ड्यूटी लागू होगी। सरकार का अनुमान है कि यह ड्यूटी फ्री एक्सेस एग्री एक्सपोर्ट्स को आने वाले 3 सालों में 20% से ज्यादा बढ़ा सकता है, जो भारत के 2030 तक $100 बिलियन एग्री एक्सपोर्ट के टारगेट में मदद करेगा। यह समझौता जैक फ्रूट, मिलेट्स और ऑर्गेनिक हर्ब्स जैसे नए प्रोडक्ट्स के लिए भी नया बाजार खोलता है, जो किसानों को डोमेस्टिक प्राइस वोलेटिलिटी के अगेंस्ट डाइवर्सिफाई करने में
मदद करेगा। अब इसे कंडीशनल तरीके से भी समझिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा स्पाइस प्रोड्यूसर है। 75 से ज़्यादा वैरायटीज़ हैं जो 150 से अधिक देशों में एक्सपोर्ट होती हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, वैल्यू एडिशन में प्रॉफिट की असली कहानी है। एक रॉ कमोडिटी एक कीमत पर बिकती है, लेकिन क्लीन्ड, ग्रेडेड, पैकेज्ड स्पाइस ज़्यादा कीमत पर बिकती है, और ऑर्गेनिक सर्टिफाइड स्पाइस उससे भी कहीं ज़्यादा। यानी ड्यूटी फ्री एक्सेस सिर्फ रास्ता खोलता है, उस रास्ते पर कौन कितनी दूर तक चल पाएगा यह डिपेंड करता है इस बात पर कि किसान और प्रोसेसर कितनी जल्दी क्वालिटी, पैकेजिंग और सर्टिफिकेशन में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो सरकार के दावों में कम बताई जाती है, वो है एक्सक्लूजन्स की। इंडिया ने अपने सबसे सेंसिटिव एग्रीकल्चरल सेक्टर को इस एग्रीमेंट से बाहर रखा है। कौन कौन से? डेयरी प्रोडक्ट्स, सीरियल्स, मिलेट्स, एप्पल्स, ओट्स और एडिबल ऑयल्स। यह एक्सक्लूजन्स फूड सिक्योरिटी, डोमेस्टिक प्राइस स्टेबिलिटी और वल्नरेबल फार्मिंग कम्युनिटीज को प्रोटेक्ट करने की सरकार की रणनीति दिखाते हैं। ध्यान दीजिए, सीरियल्स यानी अनाज इसमें एक्सक्लूडेड है। यह बात हम आगे आपसे राइस की बात करते हुए, चावल की बात करते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। दोस्तों, अब वो हिस्सा जो हमारे दर्शकों के लिए सबसे अहम है, सबसे जरूरी है। तो पहला सवाल, यूके भारत के राइस एक्सपोर्ट्स के लिए कितना बड़ा बाजार है? तो सच कहें, बहुत बड़ा नहीं। यूके भारत के टॉप राइस एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस में नहीं आता। भारत का राइस मुख्यतः मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया को जाता है। यूके वहां की तुलना में एक छोटा लेकिन प्रीमियम बाजार है, खासकर वहां की बड़ी साउथ एशियन डायस्पोरा कम्युनिटी की वजह से। हालांकि सेटा के एक्सक्लूशंस में सीरियल्स शामिल हैं। इसका मतलब है कि बल्क नॉन बासमती राइस की तरह कमोडिटी ग्रेन्स को इस एग्रीमेंट से सबसे बड़ा फायदा सीधे तौर पर नहीं मिलने वाला। तो फिर राइस इंडस्ट्री के लिए असली अवसर कहां है? तो जवाब है बासमती में और प्रोसेस्ड ब्रांडेड राइस प्रोडक्ट्स में, नॉन बासमती कमोडिटी राइस में नहीं। यहां बासमती और नॉन बासमती का फर्क समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। बासमती किसान पंजाब, हरियाणा और वेस्ट बंगाल में कंसंट्रेटेड बड़े पैमाने के प्रोड्यूसर्स हैं, जबकि नॉन बासमती किसान बाकी राइस प्रोड्यूसिंग राज्यों में छोटे पैमाने के प्रोड्यूसर्स हैं। स्केल बढ़ने से राइस वैल्यू चेन के नेटवर्क्स तक बेहतर पहुंच भी मिलती है, जो बासमती किसान को नॉन बासमती किसान से ज्यादा बार्गेनिंग पावर देती है। यानी बासमती एक प्रीमियम ब्रांडेड हाई वैल्यू प्रोडक्ट है और इसी वजह से सेटा जैसे एग्रीमेंट्स का सबसे आसान फायदा उठा सकता है। 2022-23 में 4 मेजर कैटेगरीज, बासमती, पारबॉइल्ड, नॉन पारबॉइल्ड, नॉन बासमती और ब्रोकन राइस, भारत के टोटल राइस एक्सपोर्ट्स का करीब 98% थी। इनमें बासमती का हिस्सा सबसे अधिक था, करीब 43%। यूके का कंज्यूमर एक बासमती पैकेट को सिर्फ और सिर्फ अनाज की तरह नहीं देखता, वो उसे इंडियन हेरिटेज की तरह देखता है, एक प्रीमियम एरोमेटिक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट की तरह। यही वो जगह है जहां ड्यूटी फ्री एक्सेस सबसे ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि यूके कंज्यूमर पहले से ही प्रीमियम प्राइस देने को तैयार है, बस कंपटीशन में प्राइस गैप कम होना चाहिए। लेकिन यहीं वो सीमाएं भी आती हैं जो हमें ईमानदारी से बतानी होगी। पहली सीमा, यूके राइस मार्केट का ओवरऑल साइज अपेक्षाकृत छोटा है। चाहे ड्यूटी 0 हो जाए, यह कोई ऐसा बड़ा बाजार नहीं है जो मिडिल ईस्ट जैसी मात्रा में रोजगार और रेवेन्यू लाकर आपको दे सके। और दूसरी सीमा, हमने पहले के एपिसोड्स में देखा है कि कैसे इंडिया की राइस एक्सपोर्ट पॉलिसी खासकर नॉन बासमती में सालों से इनकंसिस्टेंट रही है। इंडिया ने जुलाई 2023 में नॉन बासमती व्हाइट राइस एक्सपोर्ट पर बैन लगाया, जो इंडिया के टोटल राइस एक्सपोर्ट्स का करीब 25% यानी ग्लोबल राइस ट्रेड का करीब 10% था। एक ग्लोबल सिमुलेशन मॉडल के अनुसार इस बैन से ग्लोबल नेट वेलफेयर को $1.7 बिलियन का नुकसान हुआ।
जब एक एग्रीमेंट बनाते हुए सीरियल्स को ही एक्सक्लूडेड कर दिया गया है तो यह दिखाता है कि सरकार खुद राइस की डोमेस्टिक सेंसिटिविटी को इतना ज़्यादा मानती है कि वो इसे एक बड़े एक्सपोर्ट एग्रीमेंट में भी पूरी तरह से ओपन नहीं कर पाई। और तीसरी सीमा, वैल्यू एडिशन वर्सेस वॉल्यूम एक्सपोर्ट की पुरानी बहस यहां पर भी सामने आती। अगर भारत सिर्फ रॉ बासमती ग्रेन्स यूके भेजता रहा तो मार्जिन वही रहेगा जो आज है, सिर्फ ड्यूटी कम होगी। असली फायदा तब होगा जब भारत रेडी टू कुक बासमती, फ्लेवर्ड राइस मिक्सेस, प्रीमियम ब्रांडेड पैकेजिंग जैसी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स यूके के सुपरमार्केट्स में पहुंचाए। तो राइस इंडस्ट्री के लिए सच्चाई यह है कि यह कोई गेम चेंजर अकेला नहीं है, यह एक अपॉर्चुनिटी है, खासकर बासमती और प्रोसेस्ड सेगमेंट्स के लिए। लेकिन यह उस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाएगा जो हेडलाइन न्यूज में दिखाई जा रही है, क्योंकि बल्क कमोडिटी राइस को इस डील से स्ट्रक्चरली बाहर रखा गया है। फूड प्रोसेसिंग और एमएसएमई सेक्टर को भी देख लेते हैं। जी हां दोस्तों, उस सेक्टर की बात करते हैं जहां शायद सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल फायदा छुपा हुआ है। मैंगो पल्प, पिकल्स, रेडी टू ईट फूड्स, ये सभी प्रोडक्ट्स को सेटा के तहत यूके में ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा। इंडिया का रेडी टू ईट फूड, पैकेज चटनीज और रेडी टू स्पाइस मिक्सेस का बाजार बढ़ रहा है। यूएस, यूके, यूएई और कनाडा, जहां इंडियन डायस्पोरा बहुत बड़ी है, वहां इनकी डिमांड है। और अब मेन स्ट्रीम यूरोपियन ग्रोसरी चेन्स में भी इनमें इंटरेस्ट बढ़ रहा है। यह बहुत जरूरी बात है। यूके में पहले से करीब 18 लाख से ज़्यादा इंडियन ओरिजिन के लोग रहते हैं। यह एक रेडीमेड लॉयल कस्टमर बेस है जो ऑलरेडी इंडियन ब्रांड्स को पसंद करता है। लेकिन असली अवसर सिर्फ इन्हें बेचना नहीं है, असली अवसर है मेन स्ट्रीम ब्रिटिश कंज्यूमर तक पहुंचना, और यह वहां है जहां ब्रांडिंग सबसे जरूरी हो जाती है। एमडीएच, एवरेस्ट, एमटीआर, हल्दीराम्स जैसे इंडियन ब्रांड्स पहले से ही यूके में मौजूद हैं, लेकिन क्या वो मेन स्ट्रीम टेस्को, सेंसबरी और वेट रोज के सेल्स पर एक ग्लोबल ब्रांड की तरह दिखते हैं या सिर्फ एथनिक फूड आयल में सीमित हैं? यही वो असली सवाल है जिसका जवाब आने वाले सालों में मिलेगा। ड्यूटी फ्री एक्सेस सिर्फ एक एंट्री टिकट है। उस स्टेज पर परफॉर्मेंस, ब्रांड इन्वेस्टमेंट, पैकेजिंग इनोवेशन और मार्केटिंग पर डिपेंड करेगी। दोस्तों, अब उस तरफ देखते हैं जहां शायद सबसे क्लियर और इमीडिएट फायदा दिखाई देता है। स्पोर्ट्स गुड्स बनाने वाली कंपनीज, फुटबॉल, क्रिकेट गियर, रग्बी बॉल्स, टॉयज, इन सबको यूके में अपना बिजनेस सिग्निफिकेंटली एक्सपेंड करने का मौका मिलेगा। ड्यूटी हटने से लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में लॉन्ग स्टैंडिंग टैरिफ बैरियर्स दूर होंगे। तिरुपुर के लूम्स से बेंगलुरु की लैब्स तक, सूरत के डायमंड्स आर्टिसान से हैदराबाद के कोडर्स तक, यह एग्रीमेंट रियल इकोनॉमी को छूता है। टेक्सटाइल्स में यह आंकड़ा देखिए जो सबसे ज्यादा हमें बताता है कि टेक्सटाइल से क्लोथिंग सेक्टर में जीरो ड्यूटी मार्केट एक्सेस 1143 टैरिफ लाइंस को कवर करता है। इंडिया पहले से बांग्लादेश, पाकिस्तान और कंबोडिया के मुकाबले एक ड्यूटी डिसएडवांटेज में था, क्योंकि उन देशों को यूके मार्केट में पहले से ही ड्यूटी फ्री एक्सेस था। एफटीए इस टैरिफ को एलिमिनेट करके इंडिया की कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाता है। यूके का टोटल टेक्सटाइल इंपोर्ट 26.95 बिलियन डॉलर का है और भारत का वर्तमान सप्लाई सिर्फ 1.79 बिलियन डॉलर का है। यानी इंडिया को कम से कम 5% एडिशनल मार्केट शेयर पाने की उम्मीद है 1 से 2 सालों के अंदर। यह वो जगह है जहां ड्यूटी फ्री एक्सेस सबसे साफ तौर पर मतलब रखती है, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स को पहले से एडवांटेज था और अब वो बैरियर हट रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए, कॉम्पिटिटर सिर्फ कमजोर नहीं बैठेंगे। जैसे इंडिया का मार्केट शेयर बढ़ेगा, वैसे ही बांग्लादेश, वियतनाम और कंबोडिया भी अपनी क्वालिटी और प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को शार्पन करेंगे। यह एक रेस है जिसमें ड्यूटी फ्री एक्सेस सिर्फ स्टार्टिंग लाइन है, फिनिश लाइन नहीं। अब देखते हैं क्या कोई खतरे भी हैं। जी हाँ दोस्तों, अब वो हिस्सा देखिए जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है और जिसे सरकारी बयानों में सबसे कम जगह मिलती है। केवल ड्यूटी फ्री एक्सेस पर्याप्त क्यों नहीं है? क्योंकि यूके और पूरा डेवलप्ड वर्ल्ड अब सिर्फ प्राइस पर ट्रेड नहीं करता, वो स्टैंडर्ड्स पर ट्रेड करता है। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ट्रेसेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, कार्बन फुटप्रिंट, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड, रेजिड्यू नॉर्म्स।
हमने अपने पिछले एपिसोड्स में डिटेल में देखा है कि कैसे यूरोपियन यूनियन ने इंडिया के राइस, स्पाइसेस और दूसरे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को बार बार पेस्टिसाइड रेजिड्यूज के नाम पर रिजेक्ट किया है। ट्राइसाइक्लाजोल, एथिलीन ऑक्साइड, ट्राइजोफॉस, ये सब केमिकल्स जो भारत में अभी भी लीगल हैं, यूरोप में पहले से बैंड हैं। जब तक भारत के किसान और प्रोसेसर्स खुद ट्रेसेबिलिटी को अपने फार्म लेवल पर लागू नहीं करते, जब तक पेस्टिसाइड मैनेजमेंट सख्त नहीं होता, जब तक सर्टिफिकेशन लैब्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर ठीक से काम नहीं करते, तब तक सिर्फ एक एग्रीमेंट से हमें बड़ा लाभ नहीं होने वाला। और एक और गहरी बात, सस्टेनेबिलिटी और कार्बन फुटप्रिंट। यूके और यूरोपियन कंज्यूमर्स अब सिर्फ क्या यह प्रोडक्ट अच्छा है नहीं पूछते, वो यह भी पूछते हैं कि क्या यह प्रोडक्ट एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, क्या इसे बनाने में फेयर लेबर प्रैक्टिसेस इस्तेमाल हुई हैं। अगले दशक में यही कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की नई परिभाषा होगी। सिर्फ कीमत नहीं, गुणवत्ता और सस्टेनेबिलिटी भी। जो देश और कंपनीज आज से इस दिशा में इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, वो अगले 10 सालों में जीतेंगे। और जो सिर्फ ड्यूटी फ्री है तो बेच दो की सोच में रहेंगे, वो रिजेक्शन और रेपुटेशनल डैमेज का सामना करेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने बिग पिक्चर कंक्लूजन की तरफ। तो आज की बिग पिक्चर का सार समझने के लिए हमें इतिहास के एक सरल सबक की तरफ लौटना होगा। दुनिया में जो भी देश आज समृद्ध हैं, जापान, साउथ कोरिया, जर्मनी, उन्होंने सिर्फ बाजार खुलने का इंतज़ार नहीं किया। उन्होंने अपनी क्षमता को इतना तेज़ी से बढ़ाया कि जब बाजार खुले तो वो दौड़ने के लिए पहले से तैयार थे। सीटा यानी कि CETA भारत के लिए एक ऐसा ही मौका है। 99% टैरिफ लाइंस पर ड्यूटी खत्म होना यह एक ऐतिहासिक अवसर है। हल्दी से लेकर टेक्सटाइल्स तक, बासमती से लेकर स्पोर्ट्स गुड्स तक हर सेक्टर के लिए दरवाजा खुल रहा है। लेकिन एक बात याद रखनी होगी, यह दरवाजा सिर्फ भारत के लिए नहीं खुला है, यह दरवाजा उन सभी देशों के लिए खुला है जो कॉम्पिटिटिव हैं, कैपेबल हैं और तैयार हैं। क्या यह समझौता भारतीय किसानों की आय बढ़ा सकता है? हाँ, लेकिन सिर्फ उन्हीं किसानों की जो क्वालिटी, सर्टिफिकेशन और ऑर्गेनाइज्ड वैल्यू चेन्स में हैं। बाकी के लिए यह अवसर अभी भी दूर की कौड़ी है। क्या भारतीय चावल और कृषि निर्यात वास्तव में लाभान्वित होंगे? तो बासमती और प्रोसेस्ड फूड्स में अगर हम देखें तो स्पष्ट रूप से होंगे, जबकि बल्क कमोडिटी राइस में सीमित, क्योंकि सीरियल्स को एक्सक्लूड किया गया है। क्या भारतीय MSMEs वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हैं? कुछ हैं, ज़्यादातर अभी भी नहीं। और यही गैप अगले एक दशक की सबसे बड़ी चुनौती बनेगी। क्या भारत वॉल्यूम एक्सपोर्ट इकोनॉमी से वैल्यू एक्सपोर्ट इकोनॉमी बन सकता है? यही असली सवाल है और इसका जवाब किसी एक एग्रीमेंट में नहीं है, बल्कि अगले 10 सालों की सस्टेन्ड पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट और एग्जीक्यूशन में मिलेगा। क्या क्वालिटी, ट्रेसेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी भारत की सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली है? बिना किसी संदेह के हाँ, यही वो मोर्चा है जिस पर अगले दशक की असली लड़ाई लड़ी जाएगी। कीमत पर नहीं, भरोसे पर। और दुनिया का बाजार भारत के लिए खुल रहा है, लेकिन इतिहास गवाह है कि केवल बाजार खुलने से समृद्धि नहीं आती। समृद्धि तब आती है जब देश अवसर को क्षमता में बदल सके। इसलिए असली सवाल यह नहीं कि ब्रिटेन का बाजार खुल गया है, असली सवाल यह है क्या भारत इस अवसर का लाभ उठाने के लिए तैयार है। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है कमेंट में हमें लिखकर अवश्य बताएं। और यदि अभी तक आपने हमारे कमोडिटी टुडे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल नोटिफिकेशन को अवश्य पुश करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और साथ के साथ आप हमारे वीडियोस को अपनी कम्युनिटी में, व्हाट्सएप कम्युनिटीज़ में, फेसबुक पर ज़रूर से ज़रूर शेयर किया करें। ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।